नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और बहुत कम समय बच गया। गिन करके अगर हम बताएं तो आपको 7 से 8 दिन का बच रहा है। तो ऐसे में तैयारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। जो पकड़ है, जो सब्जेक्ट पे आप लोगों का एकदम बिल्कुल डेप्थ है, उसको और ज़्यादा पढ़िए, बेहतर से थोड़ा सा और बेहतरीन बनाने का कोशिश करिए। और समय कम है तो उसको ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए। दिन में 2 बार 3 बार सेट अगर आप लगा लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा, प्लस जो आपकी तैयारी है उसका लेवल भी आपको अप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं सेट नंबर 55 बिहार एसआई का, जो कि पता होगा कि आपको वर्दी सीरीज के तहत हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो इस वर्दी सीरीज के सेट नंबर 55 में क्या क्वेश्चन है, जरा उसको देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिटेल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया संजय गर्ग को। संजय गर्ग 1994 के 1994 के आईएएस जो हैं वो रह चुके हैं। केरला जो है उसके कैडर के ये रह चुके हैं। और जो ये भारतीय मानक ब्यूरो है, इसकी स्थापना कब हुई? 2016 में हुई थी। ये क्या करता है? तो जो उत्पाद है, जो सेवा है ना, उसको राष्ट्रीयकरण और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ये काम करता है। हाल ही में किस भारतीय योजना ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी जो 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। ठीक है, ये 3 बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा माना जाता है कि पहला रिकॉर्ड ये हुआ कि एक महीने में कहा जाता है कि स्वास्थ्य के देखभाल करने के पंजीकरण को लेकर के सबसे अधिक जो है लोगों ने इसको पंजीकरण किया है। तो 3.21 करोड़ जो है लोगों ने पंजीकृत किया। साथ ही साथ स्तन कैंसर जो होती है उसकी स्क्रीनिंग जो है सबसे ज़्यादा महिलाओं ने कराया है, 9.94। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। प्लस जो है महत्वपूर्ण कोई संकेत है बीमारी को, उसको लेकर के भी लोगों ने पंजीकरण कराया, स्क्रीनिंग कराया, 1.25 लाख। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति एक बहुत बड़ा स्टेप है। चीन में आयोजित 10वीं जो है विश्व आपको क्या नाम है, विश्व वुशु कुंफू चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता? तो ये कांस्य पदक जो है ईसा मिश्रा ने जीता है। किसने जीता है? तो ईसा मिश्रा ने क्या किया है, ये कांस्य पदक जीती है। आप दिमाग में इस बात को बैठा लीजिएगा। और ये कब से कब तक? तो 14 से लेकर के 20 अक्टूबर तक, 14 से लेकर के 20 अक्टूबर तक ये चलाया गया था। 30 से अधिक देशों ने क्या किया, इसमें हिस्सा लिया और लगभग लगभग 5000 खिलाड़ी जो है इसका हिस्सा बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सितंबर 2025 के लिए आईसीसी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार में खिलाड़ियों को किसे दिया गया? तो मोहम्मद सिराज को, जो भारतीय हैं, उन्हें क्या किया गया? सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सितंबर 2025 के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत प्रवासी मतदाताओं को जो है वह वोट देने के अधिकार को दिया है? तो ये जन प्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 2010 के तहत जो है यहीं पर क्या हुआ कि जो प्रवासी है उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया। ऐसा माना जाता था पहले, यदि कोई भारतीय है जो 6 महीने से अधिक क्या किए हैं, बाहर तक 6 महीने से अधिक बाहर में रह चुके हैं, तो ऐसे में उनका वोट देने का अधिकार हटा दिया जाता था। तो फिर से जो है उन्हें बहाल करने को, उनको वोट देने का अधिकार को लेकर के ये संशोधन किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में 16 जिले में कितने केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो गोवा में, सॉरी बिहार में 16 जिलों में 17 जो है वह नए जो है केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की परियोजना जो है लाई, जिसमें पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है ना। भारत का पहला विज्ञान आधारित समुदाय नेतृत्व करने वाला सेना एस्पेक्टिवलिस उन्मूलन अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? जरा गौर करेंगे, शब्द का नाम सुनेंगे। पहला विज्ञान आधारित समुदाय नेतृत्व करने वाला सेना एस्पेक्टोबिलिस जो है उन्मूलन किस राज्य में शुरू किया है? तो ये राज्य जो है वो केरला में शुरू किया गया। कहाँ पे? तो केरला में शुरू किया गया। केरला के वायनाड में, याद रखिए, केरला के वायनाड में वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार विज्ञान आधारित जो समुदाय है उसे संचालित करने के लिए इस तरह से एक उन्मूलन प्रक्रिया शुरू किया गया, जिसमें विदेशी प्रजाति, ये सब चीज़ों को वहाँ देखा जाएगा। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट और एक दिवसीय T20 में कम से कम 50 मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया? तो ये एक भारतीय क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह। इन्होंने तीनों फॉर्मेट में 50-50 मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया। इससे पहले धोनी, विराट कोहली भी ऐसा कारनामा कर चुके हैं। देश के पहले पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो ये जो भारत में पहला हुआ है, पहला पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है यह शुभारंभ हुआ है कहाँ पे? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में। तो ये हुआ आपको तमिलनाडु में। कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो है वहाँ पर केंद्रीय पोत जो है और नौ वाहन या नौ जो वाहन कहें या फिर जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो है उन्होंने क्या किया है, तमिलनाडु में पोर्ट पे ये पहला जो है क्या नाम है, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसकी लागत लगभग 3.87 करोड़ के आसपास का है, जिसमें और धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने
NS आरावली नामक एक नया नौसैनिक अड्डा कहाँ स्थापित किया है? तो ये जो अड्डा स्थापित किया गया है ये आपको किया गया गुरुग्राम में। कहाँ किया गया? गुरुग्राम में किया गया। गुरुग्राम हरियाणा, याद रखिए गुरुग्राम हरियाणा जो है ना। नौसेना का एक जो नौसेना स्टाफ के जो एडमिरल हैं दिनेश त्रिपाठी, उन्होंने क्या किया है? ये नौसैनिक अड्डा बनाने का बात किया। हाल ही में किस देश के द्वारा 3000 किलोमीटर रेंज वाली FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल, FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल जो है वो कहा जाता है कि उसका अनावरण किया गया, यानी उसका लॉन्चिंग किया गया। ये कौन सा देश है? तो ये देश हो जाएगा आपको कौन? आपको वर्तमान में पता होगा कि इसराइल और सॉरी इसराइल बोल रहे, क्या नाम है आपको, रूस और यूक्रेन जो लगातार अभी भी तनाव बना हुआ है। तो यूक्रेन ने क्या किया? ये मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे फाइबर बेस्ड डिफेंस कंपनी ने बनाया है। याद रखिएगा इसको, फायर पॉइंट डिफेंस कंपनी ने क्या किया है? इसे बनाया है, जो कि रेंज इसकी कहा जाता है 3000 किलोमीटर का है और वजन जो है वह 1500 kg का है। ठीक है, और ये स्वदेशी हैवी मिसाइल है वहाँ का। उसके बाद 4 अगस्त 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की जो है वह अभी हाल में निधन हो गया? तो ये झारखंड के थे, जिन्होंने झारखंड बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, झारखंड को बनाने में इनका रोल है। तो ये कौन हो जाएंगे? तो पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन हो जाएंगे। भारत सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया? तो मलेरिया उन्मूलन जो लक्ष्य है उसको निर्धारित किया गया साल 2030 तक जो है मलेरिया उन्मूलन जो है वह लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक जो है इसे खत्म कर दिया जाएगा। ये स्वास्थ्य और परिवहन कार्य मंत्रालय जो है JP नड्डा ने ये चीज़ का क्या किया है? एक अनाउंसमेंट किया है। भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन बना? तो भारत में जो ब्रह्मोस बनाया जा रहा है इसको खरीदने वाला देश जो है वो फिलीपींस बना है। फिलीपींस जो है ब्रह्मोस मिसाइल का खरीदार बना है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। याद रख लीजिएगा, द्वीप समूह का एक देश है जो कि प्रशांत महासागर में है। आप जानते होंगे प्रशांत महासागर में बहुत सारे द्वीप हैं, लगभग 7640 के आसपास का द्वीप है। तो वहीं से जो है फिलीपींस ने ही भारत के स्वदेशी इस मिसाइल को खरीदने का बात किया है। और लगभग कहा जाता है कि इसके लिए जो अनुबंध हुआ है वो 474 मिलियन जो है डॉलर का जो है क्या हुआ? अनुबंध हुआ है। फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है और फिलीपींस पेशो जो है वहाँ का क्या है? मुद्रा है। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में 18 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये रहा मध्य प्रदेश, है ना। ये कौन रहा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 2025 में जो ये लीग कराया गया उसमें नंबर 1 पर रहा मध्य प्रदेश जो है, लगभग 18 पदकों के साथ, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 5 कांस्य के साथ नंबर 1 पे रहा। तो ये कहाँ कराया गया था? तो आपको जम्मू कश्मीर के डल झील के पास। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा, यानी डी गुकेश को अभी हाल में हराया गया है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप को हराने वाले युवा जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा जो है अभी एक टूर्नामेंट कराया गया, ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट कराया गया, जिसका 5वां जो कहा जाता है कि ये एक तरह से दिन था। उस पाँचवें जो ग्रुप था उसमें जो है इन्हें क्या किया गया? अभिमन्यु मिश्रा के द्वारा क्या किया गया? हराया गया 5वें दौर में। विश्व स्टार्टअप समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? विश्व स्टार्टअप समिट जो है वो आयोजन कहाँ कराया गया? ये कराया गया पटना में, है ना। कहाँ पे कराया गया? पटना में। ये कब? तो 24 अगस्त 2025 को पटना में विद्यापति भवन जो है वहीं पर, ताकि उद्यमिता और स्टार्टअप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, इसको लेकर के किया गया। सितंबर 2025 में DRDO ने किस राज्य में स्थित APJ जो है अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको अग्नि प्राइम मिसाइल परीक्षण जो है कहा, ये कहाँ किया गया? तो ये आपको हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा ये? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ओडिशा, है ना। ओडिशा में रेल आधारित लॉन्चर एक बनाया जा रहा है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक होगा। और ये कहा जाता है कि ये अग्नि प्राइम मिसाइल जो बनाया जा रहा है इसको रेलवे से भी क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जा सकता है। तो एक और बात समझिएगा, ये जो द्वीप है इसका APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो आयोजित हुआ ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। ये ब्राजील का 17वां जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ 6 से 7 जुलाई में। 6 से 7 जुलाई 2025 को हुआ। मोदी जी भी भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किए थे। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो ब्रिक्स में कितने देश हैं? टोटल 11 देश हैं। 5 पुराने देश थे, जिसमें आपको B से भारत हो जाता है ना, B से ब्राज़ील हो जाता है, R से आपको जो है वो रशिया हो जाता है, फिर उसके बाद I से इंडिया हो जाता है, C से फिर जो है आपको चाइना हो जाता है, S से जो है आपको वो क्या नाम है साउथ अफ्रीका हो जाता है। बाकी जो अभी 6 देश जुड़े हैं जिसमें से आप मिस्र देखेंगे, इथोपिया देखेंगे, ईरान देखेंगे, इंडोनेशिया देखेंगे, सऊदी अरेबिया देखेंगे, UAE देखेंगे, ये सारे देश हो जाते हैं। तो कुल 11 देश जो है ये बने।
हाल ही में चर्चित योनो ऐप जो अभी बना है, योनो ऐप, वो किस बैंक से संबंधित है? तो योनो ऐप जो है वो भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है। योनो बैंक, योनो का मतलब होता है यू ओनली नीड वन, याद रखिएगा। ये योनो ऐसे होता है, योनो, यू ओनली नीड वन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगाता है? तो चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 27 दिन का लगाता है, 27.3, और लगभग पृथ्वी जो है वो भी लगभग इतना ही लगाता है। इस वजह से क्या होता है कि पृथ्वी और ये मतलब एक समय दोनों का जो है अक्ष पर घूमने का वही 24 घंटा इसका होता है, 27 घंटा के आसपास उसका होता है। तो इसलिए आपको पृथ्वी पर से हमेशा चंद्रमा एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सा जल डमरू स्थित है? तो रूस और अमेरिका के जो मध्य है वो है बेरिंग जल डमरू। बेरिंग जल डमरू जो है, जो कि जिसको विट्स जॉनसन बेरिंग ने, विट्स जॉनसन जोनासेंस कहा जाता है, जोनासेंस बेरिंग्स ने इसको खोजा था। कब? 1728 में। उन्हीं के नाम पर इसको नाम रखा गया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 82 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है, और लगभग 96 से लेकर के 164 मीटर जो है 164 फीट जो है वो गहरा है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके अलावा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और पश्चिमी गुजरात में सूर्यास्त, सूर्योदय के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है? तो ये होता है 2 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि जो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है वो लगभग 97 डिग्री 6 मिनट पर है, और सॉरी हाँ, और इधर जो है वो आपको कितना 67 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पर, 68 डिग्री 7 मिनट पर है, जो कि 30 जो है वह कह सकते हैं डिग्री का अंतर है, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का होता है, तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट होता है, इसलिए 2 घंटे का समय हो जाता है। अलकनंदा किस नदी के ग्लेशियर से निकलती है? तो अलकनंदा जो है वो निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, जो कि या भागीरथी खड़क ग्लेशियर जो है उससे ये निकलती है, जिसको सतोपंथ ग्लेशियर भी हम लोग कहते हैं। कर्नाटक में स्थित बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु बेल्ट किस अयस्क से समृद्ध है? ये बहुत फेमस है कर्नाटका में, लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु, ये सब बेल्ट है वहाँ पे, जो कि काफ़ी फेमस है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। 1965-66 में हरित क्रांति अभिन्न अंग के रूप में शुरू किया गया। उच्च पैदावार यानी जिसको HYV कहते हैं, उसमें किस प्रकार की फसलें हैं? तो गेहूं और चावल जो है इसकी मुख्य फसलें हैं, तो आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल। कौन सी भौगोलिक विभाजन, याद रखिएगा, कौन सी भौगोलिक विभाजन पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्रा तक, पश्चिम से पूर्व विभाजन सिंधु से कहाँ तक? ब्रह्मपुत्रा तक 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 2500 दूरी किलोमीटर जो तय करता है वो आपको हो जाएगा, 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो हो जाएगा हिमालय। याद रखें, हिमालय जो है वह आपको पश्चिम में सिंधु हो जाता है, और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा के बीच में जो है इसका रेंज है, ये 2500 किलोमीटर का हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया निगम जो है लिमिटेड, उसकी स्थापना कब हुई थी या उसका निगमन कब हुआ था? तो साल 1973 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जो कि 1954 में बना था। बाद में इसका नाम 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर दिया गया। याद रखिए, 1954 में जिसका नाम था वो क्या था? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, HSL कहते थे उसको। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? सेल कर दिया, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, साल 1973। एक्यूरेट डेट बात करेगा तो 24 जनवरी। वायुमंडल में संताप मंडल जो है वह ओजोन क्षय में किस के लिए उत्तरदायी है? अगर ओजोन क्षय होगा तो ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किस के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस में वृद्धि हो जाएगा, वायुमंडल में वायुमंडल ठंडा हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने, हाँ ये वृद्धि हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये क्षय हो जाएगा ना, अगर ओजोन क्षय हो जाएगा तो क्या होगा कि जो UV आ रही है, अल्ट्रावायलेट रे, वो सीधा आ जाएगा, वो बिना फिल्टर होकर के आ जाएगा, तो सीधा क्या होगा? पृथ्वी पर खतरा बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से, और वो किस में है? संताप मंडल में है। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज भूकंपीय तरंग है? तो सबसे तेज भूकंप तरंग जो होती है वो सतही द्वितीयक प्राथमिक तरंग जो होती है, सबसे, इसको P कहते हैं, प्राइमरी भी कहते हैं, जो कि बहुत तेज सबसे पहले आता है, बहुत तेज जो है इसकी तरंग की गति होती है, तो इसको P भी कहते हैं, सबसे पहले आता भी है। ये ठोस तरल गैस सब में जो है यह देखने को मिलता है। संविधान सभा के सदस्य ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के संविधान पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें से 284 मेंबर जो थे उस दिन उपलब्ध थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय यौन कार्य के पेशों के रूप में मान्यता दी है? तो 142 के तहत जो है वो यौन कार्य को पेशे के रूप में क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मान्यता दे रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो कृत्रिम अधिवास जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी वन्य जीव, चिकित्सा, जनसंख्या नियंत्रण सब जो है वह समवर्ती सूची में आता है। कृत्रिम अधिवास जो है यह राज्य सूची में आता है।
ये राज्य सूची में आता है, इसी राज्य पर अधिकार है, इस राज्य को अधिकार है इस पर कानून बनाने का। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के संबंधित प्रावधान है? नगर पालिका जो है भाग 9 के ए में जो है वो रखा गया। 9 में आपको पता होगा पंचायत, 9 के ए में जो है नगर पालिका को रखा गया है, इसलिए इसका आंसर 9 का ए हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया कि विधानमंडल में विशांतरी के दौरान अध्यादेश अगर मान ली विधानमंडल नहीं चल रहा है तो ऐसे में अध्यादेश जारी करने का शक्ति राज्यपाल के पास होगा? यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो यह कहा गया 213 के तहत जो है ये बातें कही गई है कि अगर मान लिए विधानसभा नहीं चल रहा है तो ऐसे कंडीशन में अध्यादेश जारी करने का अधिकार उसके पास होगा। किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वह दोनों सदनों में पारित किया गया? तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम साल 1986 में जो है वो पारित किया गया, साल 1986। तो आंसर क्या हो जाएगा? साल 1986 में क्या किया गया? इसे पारित किया गया 24 दिसंबर 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है गृह मंत्रालय द्वारा किस भारतीय रक्षा क्षेत्र के प्रमुख वित्तीय शक्तियों को बढ़ावा दिया गया है? यानी सॉरी, रक्षा क्षेत्र के प्रमुख वित्तीय शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो है इसको क्या किया गया? एक तरह से बढ़ाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? केंद्रीय सशस्त्र बल ये हो जाएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री मंडल में मनमोहन सिंह जो है पहली बार वित्त मंत्री बने थे? तो पहली बार जो ये वित्त मंत्री बने थे ये बने थे पीवी नरसिम्हा राव के समय में, 21 जून 1991 को जो है ये बने थे। उसके बाद नेक्स्ट कहता है संसदीय बैठक के प्रश्नकाल के बाद निम्नलिखित में से किस के लिए ये आरक्षित है? तो प्रश्नकाल के बाद जस्ट जो होता है वो शून्यकाल होता है, दिमाग बैठा लिए। प्रश्नकाल के बाद जो होता है वो क्या होता है? शून्यकाल होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको शून्यकाल देखने को मिल जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इसके बाद आपको आदित्य सर और मनोज सर लेके चलेंगे। तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करिए, मजबूत करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट। अभी आपका एग्जाम आ रहा है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम लोग अब अर्थशास्त्र के कुछ पोर्शन को लेकर के चलेंगे। अभी तक आप करंट अफेयर्स, आप भूगोल, आप राजनीतिक शास्त्र, आप राजनीतिक विज्ञान सुमित सर के साथ ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो अब हमारे साथ आप इतिहास और अर्थशास्त्र के कुछ कहानियों को हम लोग आपके साथ बांटेंगे। आते हैं उच्च बचत। अर्थशास्त्र का सवाल है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि के परिणाम में परिणामित नहीं हो पाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस साधारणतः शामिल नहीं किया जा सकता है? तो विश्व बैंक से ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि या विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व बैंक में से सहायता में वृद्धि। ये सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की तो इसमें नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सकल राष्ट्र उत्पाद किया जाता है, घरेलू उत्पाद किया जाता है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्र उत्पाद में वृद्धि भी किया जाता है, लेकिन विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि को नहीं रखा जाता। इसलिए उसका आंसर बी नंबर होगा। वह मूल्य जिसकी तुलना एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, ऐसी मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? विनिमय दर कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? विनिमय दर होगा। 44 नंबर सवाल की 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा की गई। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? याद करिए 8 नवंबर 2016, जिस समय 500, 1000, 2000 नोट, ठीक है, उनको जो बंद किया जा रहा था, उस समय कौन थे आखिरकार? तो उस समय उर्जित पटेल हमारे आरबीआई के गवर्नर देखने को मिलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। आते हैं 45 नंबर पे। वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एफसीसीबी को फॉरेन करेंसी कॉमर्शियल बॉन्ड नहीं पुकारा जाता है, ना ही फॉरेन करेंसी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड नहीं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आंसर क्या है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे?
ठीक है। तो पहले उपाध्यक्ष हमारे गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा, गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा। हाँ, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि वर्ष में जो अधिकांश हिस्से हैं वो बेरोजगार रहे, उनको क्या कहा जाता है, उनको सामान्य स्थित बेरोजगारी कह के पुकारा जाता है। याद रखिएगा कि वो एक समय में क्या होते हैं, बेरोजगार रहते हैं। इसी कारण से इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अपनी व्यस्तरांतिक फंड सुविधा के अंतर्गत समायोजन प्रक्रिया के साथ किसी देश की सहायता करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि किसी देश की अगर कोई सहायता करता है तो वो आईएमएफ करता है। 1944 में इसकी गठन की गई है यूएसए में। और निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अपनी वित्तीयता फंड सुविधा को अंतर्गत समन्वय विजन के साथ किसी देश के साथ सहायता करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आईएमएफ कह के पुकारते हैं। 1944 यूएसए में इसका गठन किया गया है। मिड डे मील स्कीम के बारे में कौन सा कथन गलत है। मिड डे मील के बारे में कभी भी बात आती है तो आपको दक्षिण भारत याद आता होगा, और दक्षिण भारत में यह जो है ये हमें देखने को मिलता है बहुत सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं, जहां लोग जाकर निगरानी भी किया करते हैं मिड डे मील में। बताना है कौन सा कथन गलत है। यह सामाजिक क्षेत्र का प्रोग्राम है, या विशेष रूप से तमिलनाडु और गुजरात का पुराना प्रोग्राम है। एकदम सही बात हम बता ही रहे हैं, दक्षिण भारत को याद रखिए। प्रोग्राम अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है, सही है, सब सही है। नहीं, इसमें एक कथन जो है वो गलत है, वो क्या है, यह सामाजिक क्षेत्र का प्रोग्राम है, ये कथन जो है क्या है, गलत है। तो ध्यान रखिएगा, ए नंबर इसका गलत आंसर है। 50वें नंबर पे आते हैं, नाफुस का पूरा नाम क्या है। नाफुस को किस नाम से जाना जाता है, नाफुस को जो है नेशनल फंड ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह के पुकारा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। 51 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। तो ध्यान रखिए 9 रत्नों में से जो एक है वो 12 महिर देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर 12 महिर इसके राइट आंसर होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि को सर्वलेपन कहा जाता है, कैसे इनको लिखावट होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो लिखावट है वो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। कमरद जो है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है, यही एकदम सही है। तो याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें जो लिपि है हमें वो हमें दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस प्रकार से लिखने को मिलता है। और इसमें जो लिपि है वो चित्रात्मक हमें देखने को मिलती है, चित्रात्मक लिपि है, जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा पाया है, ठीक है, इसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। और एक दो चीज़ याद रखना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो चिन्ह मिले हैं, जो अल्फ़ाबेट्स मिले हैं वो 375 से लेकर के 400 बीच देखने को मिला है। और सबसे बड़ा जो अक्षर एक साथ लिखा गया है चित्रात्मक रूप में वो 26 देखने को मिला है, ठीक है, 26 चिन्ह एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, ये कमरबत बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। 53 नंबर सवाल, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित प्रांत में कर्नाटक में किस प्रांत में कर्नाटक से सोने के खान का केंद्र माना जाता था। बता दे कि दक्षिण भारत से शुरू से जो है हम लोग सोना वगैरह अर्जित करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता से लिया जाता था। दक्षिण के कौन से क्षेत्र से, तो वो स्वर्णगिरी होगा। याद रखिए कि ये जो है हमें मौर्य शासन में भी देखने को मिला है और पहले भी हमें देखने को मिला है कि दक्षिण भारत के KGF जो आप नाम सुनते हैं वो कोलार गोल्ड माइन से आया है, ठीक है। ये जो हमें स्वर्णगिरी में देखने को मिलता है, कर्नाटक स्वर्णगिरी का हिस्सा है। और यहाँ जो मौर्य शासन है इसमें हमें तक्षशिला भी एक प्रांतों में एक देखने को मिलता है, लेकिन तक्षशिला शिक्षा क्षेत्र के लिए अच्छी है, तो इसलिए में व्यापार मार्ग था। और उज्जैन भी हमारा व्यापार मार्ग देखने को मिलता है, लेकिन स्वर्णगिरी अगर प्रसिद्ध है तो वो सोने के खान के लिए, इसलिए इसका आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है।
सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता आपको पता है, और ये सभ्यता हमें देखने को मिलती है कि 2600 से बहुत ज़्यादा ये विकसित कर रही है, ये परिपक्व सभ्यता बन रही है, और फिर 1900 आते आते ये सभ्यता का पतन हो जाता है, और 1900 से 1700 का काल हमें देखने को मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा है। हर इतिहासकार के अलग अलग मत हैं, कोई बाढ़ कहते हैं तो कोई कहते हैं कि सुखाड़ आ गया, कोई कहते हैं कि नहीं आर्य आक्रमण हुआ, जिसको हाल फिलहाल के रिसर्च में नकार दिया गया है कि आर्य आक्रमण जैसी कोई भी चीज़ें नहीं हुई हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल हिस्सा नहीं है सर, ये बताना है। मोहनजोदाड़ो तो होगा ही, हड़प्पा तो होगा, ये दोनों को राजधानी माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता का, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्विंस राजधानी माना जाता है, जुड़वा राजधानी माना जाता है, और लोथल इसका बंदरगाह हुआ करता था, ये भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन उरुक नहीं था। उरुक जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता का हिस्सा है, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया में जो सबसे पहला नगर बन रहा है, जहाँ पे मंदिर निर्माण दिख रही है, मेसोपोटामिया में वो उरुक था। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा था कौन सा हिस्सा नहीं है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। उरुक मेसोपोटामिया सभ्यता का हिस्सा है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में किस वंश ने जौनपुर को अंततः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, तो ये हमें कौन देखने को मिलते हैं, ये जो है हमें सिकंदर लोदी देखने को मिलते हैं 1494 में। ठीक है, 1494 में इन्होंने मिला लिया था, और ये सिकंदर लोदी हैं। तो सिकंदर लोदी किस वंश से होंगे, तो वो हमारे लोदी वंश से हैं, तो ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत के अंदर जौनपुर को पूरी तरह से मिलाते हुए नजर आए हैं 1464 ईस्वी में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए होगा, सिकंदर लोदी। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी क्षेत्र सीमाएं प्राप्त की थी, किनके द्वारा ये प्राप्त किया गया है, तो ये जो है हमें औरंगजेब के शासनकाल में बहुत ज़्यादा विकसित देखने को मिलता है, और औरंगजेब का शासनकाल हमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मिलता है, और इसके बाद मुगल साम्राज्य का हमें पतन दिखता है। याद रखिएगा औरंगजेब की जो मृत्यु हुई है वो 1707 ईस्वी में हुई है, और उसके बाद ये जो साम्राज्य है इसका हमें पतन भी देखने को मिलता है। अकबर राष्ट्रीय राजा ज़रूर माने जाते हैं, लेकिन सवाल पे प्लीज़ गंभीरता से देखना है कि सबसे बड़ी क्षेत्र सीमाएं जो प्राप्त की हैं वो औरंगजेब के समय काल में प्राप्त किया गया, इसलिए आंसर क्या होगा, औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन साम्राज्य विजयनगर के अंतिम राजवंश है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजवंश कौन है, तो 4 वंश का यहाँ पर विजयनगर में शासनकाल देखने को मिलता है। 1336 ईस्वी हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है, हरियर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। 4 वंश हमें देखने को मिलते हैं, कर्मा अनुसार एक बारी देख लीजिएगा कौन कौन वंश है। सबसे पहले हमको संगम वंश मिलता है, तो सबसे पहले क्या होगा, संगम। उसके बाद है सुलुभ वंश, ठीक है, इसके बाद सुलुभ वंश है, इसके बाद तुलुभ वंश है, और लास्ट क्या है, आर्यवेदु वंश है। ठीक है, आरावेदु वंश है, आरावेदु वंश है। सवाल क्या था कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे अंतिम राजवंश कौन है, तो अंतिम कौन है, आरावेदु। तो आंसर कहाँ पर है, आरावेदु। सबसे पहले संगम, फिर सुलुभ, फिर तुलुभ, और सबसे आखिरी आरावेदु है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आरावेदु इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय, फिर से सवाल देखिए विजयनगर का है। हम लोग जितना भी सेट कर रहे हैं ओवरऑल सारा इतिहास का पोर्शन उठा करके आपको मिल रहा है, जितना पहले से आप अगर सेट जा करके देखते हैं इतने सारे एनालिसिस मिले हैं, पूरा इतिहास आपका ओवरऑल कवर हो चुका है। विजयनगर साम्राज्य कवर हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, आप यूं ही जुड़े रहेंगे। विजयनगर साम्राज्य में के सम्राट कृष्णदेव राय, हम लोगों ने बात किया था कृष्णदेव राय अष्ट दिग्गज अपने पास रखते थे। हाँ, उन्होंने साहित्य भी लिखा था, और उन्होंने अपने नाम माता के नाम पर क्या किया है, एक नगर भी बनाया है, नगलपुरम। हम लोगों ने पिछले ही सेट में बात किया था, सवाल आ भी गया है। देखिए विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी या अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। किनके नाम पर, तो वो माता के नाम पे। ठीक है, इनके द्वारा सिंचाई व्यवस्था का भी कार्य किया जाता है। कमलापुरम नामक एक टैंक भी बनाया गया है इनके द्वारा, याद रखिएगा। कमलापुरम के टैंक बनाया जा रहा है, और बनाया इसलिए जा रहा है ताकि किसानों की सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए। ठीक है,
पद्मावती की रचना किसने की है? पद्मावत, आपको पता होगा पद्मावत, जिसमें हमें प्यार देखने को मिलता है, जो लव डिफाइन किया गया था, प्यार की परिभाषा समझाने के लिए। सूफी जब यहाँ पर भारत में आया हुआ है, जब इस्लाम धर्म एकदम ऊंचाई पर है, तभी टाइम पद्मावत की रचना की जाती है। और वो जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 60 नंबर कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने प्रांत वित्त को केंद्र वित्त से अलग करने का पहला कदम उठाया और 1870 के दशक में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर क्या होगा 60वां का? मेयो के द्वारा। क्या? ठीक है, तो मेयो के द्वारा। और मेयो जो है 1869 में ही वाइसराय बन गए हैं, याद रखिएगा। 1869 से लेकर के 72 तक का इनका कार्यकाल है मेयो का। इन्होंने ही अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है, याद रखिएगा कि प्रांत वित्त को केंद्र वित्त से अलग करने का काम करते हैं। विकेंद्रीकरण जो अर्थव्यवस्था में कर रहे हैं वो मेयो के द्वारा किया जा रहा है। और समय काल आपको याद रखना है 1869 से 72 वाइसराय का शासनकाल है, और इस समय 70 के दशक में ये हो रहा है। इस कारण से आंसर क्या होगा? मेयो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बड़ा इजी सवाल है। क्यों इजी? देख लीजिए क्यों इजी बोल रहे हैं, क्योंकि 1930 में हुई शुरू हुई किसी महत्वपूर्ण घटना में भारतीयों ने स्वतंत्रता को अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन सा आंदोलन था? इस समय गदर आंदोलन तो चल नहीं रहा था, गदर आंदोलन पहले हो चुका है, हम लोगों ने बात किया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो रहा है। स्वदेशी आंदोलन तो 1905, याद करिए, बंगाल विभाजन के बाद, करजन उनके बाद। तो यहाँ पर क्या चल रही है? नमक सत्याग्रह। और ये 1930 के दशक में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि गांधी जी को ऐसा रियलाइज हुआ यह भारत के सारे समूहों के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है। नमक हर कोई इस्तेमाल करते हैं, हर गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ग का हो, ये हर कोई नमक इस्तेमाल करता है। और इस समय में नमक के ऊपर कर लग रहा था, और साथ ही साथ ब्रिटिश अपने एक ही मतलब अपने आप को सिर्फ नमक मतलब कि ये दी हुई थी कि सिर्फ हम ही नमक बना सकते हैं, और उस पर कर लगा रही थी। इसी के कारण जो है ये आंदोलन होता है। ठीक है, एक 240 मील का आंदोलन, ठीक है, 24 दिन लगते हैं। और साबरमती पहुंचने के बाद जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि नमक आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ये 1930 के दशक में नमक सत्याग्रह चला गया है। ठीक है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फिरोज शाह मेहता और केटी टेगन ने के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसमें जो है आप एक आदमी और थे, बहरुद्दीन तैयबसी। ठीक है, इन्हीं के साथ हमें क्या देखने को मिलता है? इन लोगों ने मिल करके ये जो है कलकत्ता में मतलब वहाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? फिरोज शाह मेहता, केसी तेनंग और इन लोगों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी बहरुद्दीन तैयबसी में 1885 में। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? लाहौर अधिवेशन था 1940 में, जहां पाकिस्तान की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लाहौर अधिवेशन 1940 मुस्लिम लीग के द्वारा जो है इसी घोषणा की जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1940। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का राष्ट्रवादी उग्रवादी नेता नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक हैं, अरविंदो घोष हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो हमें नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पूछा गया है कि उग्रवादी नेता नहीं है, ये उदारवादी नेता थे। और आपको पता है कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में बच चुका है, एक उदारवादी और एक उग्रवादी, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो उदारवादी नेता हैं। इसी कारण से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1930 में नमक आंदोलन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा अहिंसक विद्रोह शामिल हुआ है? तो याद रखिएगा कौन सा आंदोलन इस समय चल रहा है, ये दांडी मार्च में देखने को मिलता है। ठीक है, 5 मार्च, ठीक है, दांडी मार्च चल रहा है, याद रखिएगा। हाँ, अप्रैल में ये मार्च की शुरुआत की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दांडी मार्च। सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा जा रहा है आंदोलन ना,
निम्नलिखित में कौन अहिंसक विद्रोह, याद रखिए अहिंसक विद्रोह पूछा जा रहा है, तो डांडी मार्च होगा, सही है, ठीक है, डांडी मार्च होगा, अहिंसक विद्रोह डांडी मार्च था। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर पे कि बिहार में जायद सीजन की फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने नई पहल की शुरुआत की है, मतलब राज्य सरकार ने किस नई पहल की शुरुआत की है। तो याद रखिए कि इसमें जो है हमें क्या देखने को मिलता है, मुख्यमंत्री गर्मा फसल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, गर्मा फसल योजना। 67 नंबर, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो बता दें यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 1000 से 1200 मिलीमीटर देखने को मिलता है, और आंसर है हमारा 1000 मिलीमीटर, क्योंकि ऑप्शन 1000 से 1200 के बीच है, यहाँ 1400 है, यहाँ 1500 या 980 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। और याद रखिएगा 1000 से लेकर के 1200 मिलीमीटर औसत बारिश हमें बिहार में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें औसत बारिश हो जाएगा। 68 नंबर पे आते हैं, बिहार के किस जिले में सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ की स्थापना की जाएगी, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में की जाएगी, याद रखिएगा जो ये जो स्थापना है वो हमें नालंदा विश्वविद्यालय में देखने को मिलती है। बिहार के पूर्व और पश्चिम के अधिकतम लंबाई कितनी है, तो हमें लंबाई कुल कितनी देखने को मिलती है, वो हमें 483 किलोमीटर देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, 483 किलोमीटर। बिहार की पूर्व से पश्चिम तक की जो अधिकतम लंबाई है वो 483 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की जो ये दूरी है वो 483 किलोमीटर में देखने को मिलती है। बिहार विधानसभा 17वीं के कार्यकाल किस तिथि को समाप्त हो जा रहा है, तो ये 22 नवंबर 2025 को 17वीं जो कार्यकाल है वो तिथि समाप्त हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 22 नवंबर 2025। बाकी 71 नंबर से जो सवाल हैं वो मनोज सर आपके साथ लेकर के चलेंगे। जो सवाल आपको सवाल जो है वो विज्ञान और उसके साथ साथ गणित का कुछ पोर्शन मिलेगा। आप अपने पढ़ाई को यूं ही अच्छा बनाए रखें और अपने पढ़ाई को बुलंद रखें और ऊंची उड़ान के साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद। ऐसे आपको और भी एनालिसिस मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान की सफलता सीरीज में। तो अभी हम लोग शुरू कर चुके हैं बिहार एसआई का सेट नंबर 55। इसमें अभी हम लोग साइंस और मैथमेटिक्स कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे आप लोग का एक करंट अफेयर का सीरीज शुरू हुआ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। लगातार ये सीरीज चलता रहेगा करंट अफेयर का, तो उससे भी जुड़ना ना भूलें। हालांकि ये हमारी ही संस्था के द्वारा संशोधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन आप लोग को हर महीने देखने को मिलेगा, जो बहुत ही किसी भी एग्जाम, चाहे वो बिहार एसआई हो, बिहार कांस्टेबल हो, एईडीओ हो, बिहार एसएससी हो, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग हालांकि आज का जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन साइंस का और इस सेट का 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यदि दो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2x और 4y है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग r के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को r के रूप में दर्शाते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या कह रहा है, 2x और 4y, यानी दो गोलीय दर्पण अलग अलग हैं। एक का हो गया 2x और दूसरे का 4y है। जहाँ x और y क्या है, तो दूरियां हैं, तो उनकी फोकस दूरियों का अनुपात क्या होगा। एक हालांकि वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से दर्शाते हैं, तो r बराबर होता है 2f, ठीक है। r बराबर 2f होता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण बताया भी है कई बार। अवतल दर्पण यहाँ से यहाँ क्या होगा, वक्रता केंद्र हो गया, जिसे हम लोग c से दर्शाते हैं। यहाँ पे रहता है फोकस बीच में। अब देखिए केंद्र और पोल के बीच में 2f बन रहा है ना, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक के हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र में 2f बन रहा है। f एक f यहाँ पे, एक f यहाँ पे, ठीक है। 2f एक वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या बराबर कितना होता है, 2f होता है। तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, r बराबर 2f, r बराबर 2f, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो उनकी फोकस दूरियों का अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर देते हैं। r बराबर 2f को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f बराबर r बटे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा। अब देखिए ये हो जाता है आपका f1 और ये हो जाता है f2,
तो F1 पहले निकाल लेते हैं। F1 बराबर R वक्रता त्रिज्या एक क्या है 2x है, तो 2x बटे 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ पे x निकल के आ गया। F2 सेम वैसे करेंगे, 4y दिया हुआ है बटे 2, तो 2 से ये 2 बार में, यानी कि ये कितना निकल के आया 2y निकल गया। ठीक है, तो इसको हम लोग रेशियो यानी बटे में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x बटे 2y हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, x बटे 2y। आगे हम लोग देख लेते हैं 14 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 10 करंट आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्य बराबर, ठीक है, आवेश इंटू विभवांतर कर देते हैं, विभवांतर, यही फार्मूला होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग गुणा बस कर देना है, 14 गुणे 10 कर देना है, 14 दहा 140 जूल में ये आता है कभी भी, तो जूल हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे देख लेते हैं, प्रकाश सूर्य के डैश प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है, यानी कि एक स्पेक्ट्रम से गुजारने पे, उस प्रकाश को स्पेक्ट्रम से गुजारने पे वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाता है, एक तो सूर्य का प्रकाश होता है और एक हो जाता है सफ़ेद। सफ़ेद को भी किसी स्पेक्ट्रम से गुजारेंगे ना, ये स्पेक्ट्रम से, तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। आप लोग को पता होगा वो 7 रंग कौन सा हो जाता है, बेजानी हपीनाना। ठीक है, बेजानी ह पी ना ला, यही फार्मूला है। ठीक है, नाला, इसको हम लोग बैगनी कह देते हैं। बैगनी हो जाता है, जामुनी हो जाता है, नीला हो जाता है, हरा हो जाता है, पीला हो जाता है, नारंगी हो जाता है और लाल हो जाता है। ठीक है, यही 7 प्रकाश, हालांकि सूर्य के प्रकाश से स्पेक्ट्रम के द्वारा गुजारा जाता है, तो यही 7 प्रकाश प्राप्त होते हैं। इसमें लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक लाल का तरंगदैर्घ्य होता है और सबसे कम बैगनी का तरंगदैर्घ्य होता है ना। तरंगदैर्घ्य पूछे तो इसमें सबसे ज़्यादा लाल का होता है और सबसे कम बैगनी का होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अवतल दर्पण देख लेते हैं, अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण। अब यहाँ से ये हो जाता है क्या, ये केंद्र हो जाता है, वक्रता केंद्र। ठीक है, और इसके बीच में रहता है फोकस, और इधर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अनंत। अनंत कहीं तक भी जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक तो अनंत पे बनता है, ठीक है, एक बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और एक वक्रता केंद्र पे भी बनता है, और एक फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, और एक फोकस भी बनता है, और एक पी यानी कि पोल और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, टोटल 6 गो इमेज बनता है, यहाँ पे 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है, और इधर से 1 2 3 4 5, है ना। अब देखिए यहाँ पे कोई वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब सीधे यहाँ पे बनेगा, फोकस पे। यानी अनंत पे कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, यानी कि इधर से सीधा चल रहा है तो इधर से उल्टा चलेगा, यानी वस्तु जहाँ रखी गई है उसका प्रतिबिंब सीधे उल्टा बनेगा, इधर से बनेगा। ठीक है, यदि वस्तु अनंत पे है तो उसका ये छोड़ दीजिएगा, एक छोड़ के चलिएगा, क्योंकि ये जो होता है ना फोकस और पोल के बीच जो वस्तु होती है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब इधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और ये सीधा और आभासी बनता है। तो इसको छोड़ के बाकी 5 को इसी नियम से कभी भी निकालिएगा। देखिए वस्तु यहाँ पे है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, वस्तु यदि यहाँ पे है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, यदि वस्तु यहाँ पे केंद्र पे है तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पे बनेगा, कभी भी केंद्र पे बनेगा। ठीक है, यदि वस्तु यहाँ पे है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, और फिर वस्तु यदि इस पे है तो उसका प्रतिबिंब इस पे बनेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इधर बनने वाला प्रतिबिंब कभी भी छोटा होगा, और इधर जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु यदि इधर है तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, यानी प्रतिबिंब बड़ा होगा,
और यदि वस्तु इधर है, इस साइड में, केंद्र से, ये केंद्र से वस्तु इस साइड में है कहीं भी, तो इसका प्रतिबिंब कभी भी इधर बनेगा और वो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये सारी बातें आप लोग को कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। और एक जो होता है प्रतिबिंब, हालांकि वस्तु फोकस और पोल के बीच में रहता है, तो इसका प्रतिबिंब कभी भी पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ओके, तो इस अनुसार यदि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और सीधी होगी। तो कभी भी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, वो उल्टा ही होता है, आभासी होता है, वही सीधा होता है। तो जहाँ वास्तविक दे वहाँ पे सीधा प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होगा, ठीक है। वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी सेम वैसे ही होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे भी आके मैच कर रहा है, 3 यहाँ पे भी, ठीक है, इसी लाइन पे है, तो ये दोनों आपस में समान होंगे और वास्तविक और उल्टा होंगे, ठीक है। इधर इधर पांचों पे बनने वाले जो भी प्रतिबिंब होंगे वास्तविक और उल्टा होंगे, और इधर इधर वाला जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा होगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। इस तरह से इस सारे यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछता है, अगर इस प्रकार से आप लोग को पता रहेगा तो आप कहीं से भी इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। आगे हम देखें तो भार का एसआई इकाई क्या होता है? तो भार क्या होता है? तो भार जो होता है वो द्रव्यमान प्लस गुरुत्वाकर्षण मान का वैल्यू होता है, ठीक है। द्रव्यमान प्लस जी का वैल्यू जो होता है उसको हम लोग भार कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से बल के बराबर होता है, बल। तो बल का एसआई इकाई क्या होता है? तो होता है न्यूटन। किलोग्राम हालांकि द्रव्यमान का ये इकाई हो जाता है, और ग्राम तो किसी का इकाई नहीं है, डाइन। डाइन बल का सीजीएस मान है, ठीक है। ये बल का ही इकाई है, लेकिन सीजीएस पद्धति, सीजीएस हो जाता है। आगे देख लेते हैं, किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा, ठीक है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पे। तो इससे हम लोग इसको एक आसान एग्जांपल से समझ सकते हैं कि देखिए कोई भी रॉकेट लॉन्च करना रहता है ना, तो रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाया जाता है ना, तो ध्रुवों के काफ़ी करीब बनाया जाता है ना। ध्रुवों के काफ़ी, ध्रुव कह रहे हैं, विषुवत रेखा के काफ़ी करीब बनाया जाता है। जितना विषुवत रेखा के करीब से हम लोग लॉन्च करते हैं किसी भी रॉकेट को, तो उसकी मतलब लॉन्च होने की संभावना, सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर जाने पे, यानी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर जाया जाता है, तो उसका भार क्या होगा? उसका भार बढ़ जाएगा, ठीक है। और ध्रुवों से अगर विषुवत रेखा की तरफ आते हैं, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो भार घट जाएगा। इसीलिए तो रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं तो उसका भार जितना ही घटेगा उतना ही ज़्यादा सफल होने की चांसेस रहेंगे, यानी काफ़ी कम ऊर्जा लगेगा उसमें। तो इसीलिए कभी भी देखिएगा, रसिया जो पोल के पास ही है, ठीक है, तो अपना जो रॉकेट लॉन्च स्टेशन है ना, वो यहाँ पे कजाकिस्तान में खूब ज़्यादातर कजाकिस्तान से ही लॉन्च करता है, क्योंकि वो काफ़ी विषुवत रेखा के करीब है, ठीक है, इसी कारण से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ध्रुव उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ओर भार बढ़ेगा और विषुवत रेखा की तरफ आने पे घटेगा। किसी पिंड के जड़त्व, आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बल आघूर्ण कहेंगे। किसी पिंड के जड़त्व, आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे? तो बल आघूर्ण कहेंगे, ठीक है। वहीं यहाँ कोणीय संवेग पूछ दे तो कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग हो जाता है। कोणीय वेग बल का तो बटा ही होगा, F बराबर यम होता है, ठीक है, F बराबर यम हो जाता है। कार का आवेश इंटू विभवांतर हो जाता है। अभी हम लोग कुछ देर पहले ही देखे हैं, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी होगी?
90 ग्राम पानी में, ठीक है, मोल की संख्या। H2O ये जल हो गया, इसमें हाइड्रोजन के द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, अणु है 2, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो 16 और 2 18, इस टोटल का द्रव्यमान निकल कर आ रहा है 18, और पानी कितना है 90 ग्राम, 90/18, 18 5 90, यानी मोलों की संख्या जो होगी वो 5 होगी, जो किस में है, ऑप्शन ए में है। आगे हम लोग देख लें तो सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व कौन है, तो सबसे हल्का रेडियोधर्म जो है, रेडियोधर्मी है, वो है ठीक है, ट्राइटियम हो जाता है, ठीक है, ट्राइटियम हो जाता है, ठीक है, ट्राइटियम हो जाता है। ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और ट्रीटियम एक तरह से किसके समस्थानिक है, तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हो जाते हैं, हाइड्रोजन के। तो उसमें ट्राइटियम जो होता है इसका जो रेडियोधर्मी, हालांकि ये जो ड्यूटेरियम है ये रेडियोधर्मी नहीं है, रेडियोधर्मी है वो ट्राइटियम ही है। तो इसका जो रेडियोधर्मी तत्व, यही एक रेडियोधर्मी तत्व है जो काफ़ी हल्का है। आगे देख लें, साबुन के अणुओं की जल विरागी पूछ मिसेल के अंदर क्यों रहती है, ठीक है, साबुन के अणुओं की जल विरागी पूंछ मिसेल। देखिए साबुन के जो अणु होते हैं ना, उसके दो भाग होते हैं, एक होता है सिर, सिर जिसे हम लोग कहते हैं क्या, तो जल रागी, जल रागी कहते हैं, और एक होता है पूंछ, पूंछ, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जल विरागी, ठीक है, जल विरागी, जल विरागी। ओके, तो यहाँ पे इसी का पूछ रहा है, साबुन के अणुओं की जो जल विरागी पूंछ है वो मिसेल के अंदर क्यों रहती है, तो जल विरागी पूंछ है, जल विरागी को हम लोग पूंछ कहते हैं, ठीक है, ये मिसेल के अंदर इसलिए रहती है ना, क्योंकि ये जल के साथ प्रतिक्रिया करती है। तो जल जब भी अणुओं के पास जाएगा तो ये जो जल विरागी, हालांकि इसका जो पूंछ है वो केंद्र की तरफ भाग जाता है, अंदर चला जाता है, ठीक है, ये किसके कारण होता है, तो जल के प्रतिकर्षण के कारण होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, एथनोइक अम्ल का विलयन नीले लिटमस को लाल क्यों कर देता है, तो जो अम्ल होते हैं ना, यहाँ पे अम्ल दिया हुआ स्पष्ट, एथनोइक क्या है, तो अम्ल है, अम्ल जो होता है ना वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, और वहीं जो क्षार होता है ना वो लाल लिटमस को नीला करता है, ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। आगे देख लेते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लॉ उत्पन्न होती है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पे क्या, तो नीला लॉ निकलती है, वहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होगी तो पीला निकलेगा, ठीक है, पीला नहीं है यहाँ पे लेकिन पीला निकलेगा। अक्सर देखते होंगे गैस का चूल्हा, जब गैस खत्म होने वाला रहता है तो उसका लौ क्या हो जाता है, थोड़ा पीला हो जाता है, ठीक है, और वहीं जब वो भरपूर मात्रा में रहेगा तो उसका लौ हल्का नीला रहेगा। अब देख लेते हैं सफ़ेद रंग का AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में भूरा रंग का हो जाता है, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में हो जाता है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु बनते हैं, ठीक है, मीथेन दहन CH4, रासायनिक समीकरण से देख लेते हैं, +2O2 इसका दहन होता है, ठीक है, तो एक अणु CO2 के बनते हैं प्लस 2 अणु H2O के बनते हैं, ठीक है, 2 अणु H2O के बनते हैं, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक है और जल का 2 है, तो ये किस में है, ऑप्शन ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में दिया हुआ। आगे देख लें तो निम्नलिखित में से कौन सी कारक कुछ सरीसृप में विकासशील अंडों के लिए लिंग को परिवर्तन करता है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि जो सरीसृप होते हैं ना, ठीक है, इनके अंडों से जो चूजे निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, ठीक है, या ये जो बच्चे पैदा करते हैं उनके लिंग का निर्धारण वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है, वंशानुगत नहीं होता है, ये निर्भर करता है पर्यावरण पे, ठीक है, तापमान के अनुसार मेल होगा कि फीमेल होगा ये तापमान निर्धारित करता है, खास करके कछुआ और मगरमच्छ, कछुआ और मगरमच्छ जब अंडा को सेता है तो तापमान के अनुसार ही मेल और फीमेल अंडे से बच्चे निकलते हैं, ठीक है, तो ये तापमान पे निर्भर करता है।
इस बात को ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। तो गर्भाशय और योनि के बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रीवा या गर्भाशय ग्रीवा इसको कहते हैं, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा। शुक्रवाहक वैस डिफरेंस जो होता है पुरुषों में, ठीक है, शुक्राणु को हालांकि वृषण से ले जाने का कार्य करता है ये शुक्रवाहक। अंडाशय तो अंडा उत्पादित करता है, महिलाओं में होता है। अंडवाहिनी भी अंडा को ले जाने का कार्य करता है, ये महिलाओं में होता है। आगे देख लेते हैं, पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये जिब्रेलिन हो जाता है, ठीक है, जिब्रेलिन। हालांकि बौने पौधे होते हैं तो जिब्रेलिन छिड़का जाता है तो लंबे हो जाते हैं। साइटोकाइनिन ये क्या है, तो कोशिका विभाजन होता है इससे, कोशिका विभाजन को हम लोग साइटोकाइनिन कहते हैं। एथिलीन ये फल पकाने के काम आता है, ठीक है, पकाने के काम आता है एथिलीन जो होता है। ऑक्सिन इसे भी हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं, हालांकि वृद्धि हार्मोन करते हैं, लेकिन ये क्या करता है ना, जड़ के कलिकाओं वाला हिस्सा है उसमें वृद्धि करता है, बाकी हिस्से में ये वृद्धि नहीं करता है, तो ये सटीक नहीं हो जाएगा, जिब्रेलिन अम्ल सही हो जाएगा एकदम। 88 के बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है 89 क्या कह रहा है, तो 89 कह रहा है रेशम की प्राप्ति किस पौधे की पत्ती से होती है। तो रेशम की प्राप्ति शहतूत का जो पत्ता होता है उस पे रेशम के कीड़े भोजन करते हैं, इस पत्ते की भोजन करते हैं, और भोजन करके जो घर बनाते हैं इन पत्तों पे, वो अपने हालांकि रेशम जो सर्जित कर एक तरह से निकालते हैं उसी से घर बनाते हैं, और उस घर को निकाल लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है, उसी से रेशम बनाया जाता है ना। इंसान इन कीड़ों के घर को तोड़ के अपना घर मतलब शरीर को ढकने के लिए कपड़े बनाता है, रेशम बनाता है। चलो देखते हैं आगे। डीपीटी किस रोग के विरुद्ध में दिया जाता है, तो डीपीटी जो होता है वो, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। डिप्थीरिया तो पता ही होगा आप लोग, पर्ट्यूसिस काली खांसी को कहते हैं, और टिटनस भी आपको पता होगा। तो जो काली खांसी होता है उसी के विरुद्ध क्या दिया जाता है, तो डीपीटी का टीका दिया जाता है। ये संयुक्त रूप से 3 बीमारियों के लिए टीका दिया जाता है, ठीक है। क्षय रोग के लिए यानी टीबी के रोग के लिए हम लोग बीसीजी का टीका देते हैं, और वहीं ट्यूमर तो इसके लिए कोई टीका नहीं दिया जाता, हालांकि ये कैंसर का एक रूप होता है जो मस्तिष्क ब्रेन ट्यूमर होता है। पौधे में वृद्धि होती है, पौधे में हम बात करें तो जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है, ठीक है, इसमें वृद्धि रुकता नहीं है। और वहीं केवल निश्चित अवधि तक किसमें होता है, तो हमारे मनुष्य में या कोई जानवर होता है, जीव जो होता है, उसमें एक निश्चित समय तक कोशिका की वृद्धि होती है, उसके बाद उसी का ही धीरे धीरे न्यास होता है। इसलिए इंसान पहले बढ़ता है और एक लेवल तब बढ़ने के बाद स्थिर रहता है, फिर धीरे धीरे घटता है, यानी बूढ़ा जितना होगा ना तो उसका शरीर सिकुड़ता जाएगा, अंग धीरे धीरे एकदम सिकुड़ होकर बूढ़ा हो जाएगा। तो ये एक निश्चित अवधि तक ही बढ़ता है इंसान में, और पौधों में ये जीवन पर्यंत होता है। आगे देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है, ठीक है, पौधे से, यहाँ ध्यान रखिएगा, पौधे से पोषण। तो जो अमरबेल होता है जिसको हम लोग कस्क्यूटा कहते हैं, अमरबेल कस्क्यूटा, ये किसी पेड़ पौधे पे ही उगता है और उसी से अपना भोजन ऑब्जर्व करता है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाता है और अपना भोजन ऑब्जर्व करता है। जूं भी एक तरह से परजीवी है, जूं जो होता है परजीवी है, लेकिन ये पेड़ पौधों में नहीं पाए जाते हैं, ये हमारे इंसान में स्तनधारियों में पाए जाते हैं जूं, ठीक है। तो यहाँ मलेरिया का परजीवी ये रक्त में पाए जाते हैं, और ब्रायोफाइलम जो होता है ना, तो ये क्या है ना, एक प्रकार का अपने पत्तों के बाहरी हिस्सों से नए पौधे का निर्माण करता है, नए पौधा निकलते हैं। आगे हम लोग देख लें तो ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो जो ओजोन परत होती है ना वो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, समताप मंडल में। अगर बात करें क्षोभ मंडल में, तो जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं जितने भी होती हैं, चाहे बारिश हो, आंधी तूफान, बिजली कड़कना, हवा तूफान, कुछ भी चलना, ये सब इसी में होता है क्षोभ मंडल में, ठीक है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पे 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर होती है। बात कर ले आगे की, तो भारत में विकसित परम
कंप्यूटर किस प्रकार की कंप्यूटर है, तो ये एक प्रकार की सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। इसे सी डैक कंपनी सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला को बनाती है। आगे बात कर लें तो 1 GB यानी 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB बराबर क्या होता है 1024 MB, और 1 MB बराबर 1024 KB हो जाता है। आगे देखें तो अब आ गया मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स हम लोग कवर कर लेते हैं, है ना। एक हवाई जहाज में 500 यात्री सवार हैं, जिसमें से 45% पुरुष और 20% बच्चे। न्यूनतम पदों में पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे इसकी संख्या से कोई मतलब नहीं है, इन संख्या से कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज ही दिया हुआ है। देखिए पुरुष, महिला और बच्चों का रेशियो निकालना है ना। सॉरी। तो यहाँ पे पुरुष देखिए 45% पुरुष हैं, ठीक है, महिला का नहीं दिया हुआ, तो यानी 100 में से इन दोनों को घटा देंगे तो महिला निकल, एक तरह से महिला निकल जाए। 45-20 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो 65, 100 में से 65 निकाल दें तो यहाँ पे बचेगा 35, जो महिलाओं का संख्या हो जाता है, महिलाओं का प्रतिशत। और वहीं बच्चों का प्रतिशत कितना दिया है 20। अब इसको हम लोग रेशियो में बदलते हैं मिनिमाइज रूप में, तो 9×5 = 45, 7×5 = 35 और 5 चौको 20, तो ये रेशियो में कितना हो जाएगा 9:7:4। किस में है, तो ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में ही 9:7:4 दिया हुआ है, 9:7:4 किस में है, तो ऑप्शन सी में। आगे हम लोग देख लें तो 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 25 आदमी और 10 लड़के इसे 9 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी और एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात ज्ञात करना है, तो ये थोड़ा सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ 20M प्लस क्या हो गया 15 बॉयज कितने दिन में करते हैं, तो 10 दिन में, ऐसे कर लेंगे, इक्वल टू 25M प्लस 10B कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये 9 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 200M प्लस 15 में 150 बॉय बराबर 25 9 225 M आ जाएगा प्लस 10 9 90 बॉय आ जाएगा। अब देखिए पुरुष इधर ज़्यादा है तो ये वाला उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 225M माइनस 200M बराबर 25 क्या हो जाएगा 25, यही है ना, 9 ठीक है अंक, 10 25 10 9, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे 25 क्या हो गया, ये हो गया M, और इधर ये इसको लेके आते हैं 150 बॉयज हैं और इधर माइनस 90 कर देते हैं, 90 बॉयज, ये कितने हो जाते हैं 60, है ना, 60 बॉयज, यानी 60 बॉयज बराबर 25 पुरुष हो जाते हैं मेल, ठीक है, 25 मेल। तो इसको हम लोग मिनिमाइज रूप में कह लेते हैं 5 25 और 12 25 60, यानी 5 पुरुष बराबर 12 बॉयज काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो उनके कार्यों का अनुपात दिया है, ठीक है, कार्यों का अनुपात, तो सीधे ये पलट जाता है, यानी कि 5 रेशियो क्या दिया है पहले, यानी कि पहले पुरुष है उसके बाद लड़का है, तो यानी 12:5 हो जाएगा, ठीक है, 12:5, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्यों का अनुपात यही होगा 12:, ठीक है, 12:5 सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, तो उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम है। तो कोई मान लेते हैं कोई 100% है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 50 का 50% बढ़ा दें तो ये कितना बढ़ेगा 25%, 25 बढ़ेगा, 50 का 50% 25 ही हुआ ना, तो पहले तो घटा तो 50 हुआ और इसमें 25 बढ़ गया, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और पहले कितना था 100 था, यानी क्या हुआ कितना कम था, तो एक तरह से
आरंभिक वेतन से 25% कम था, तो 25% कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन लास्ट। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद यह अनुपात इतना होगी। यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? ठीक है, तो हम वर्तमान आयु निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, वर्तमान आयु एक व्यक्ति और उसकी पत्नी का, मान लेते हैं व्यक्ति का 7x और पत्नी का 6x। ठीक है, 6x था और 6x है वर्तमान में। अब क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद यही अनुपात कितना हो जाता है, तो +6 दोनों में कर देंगे। 6 वर्ष बाद यही अनुपात हो जाता है 8 संबंधी 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 सत्ते 49x हो जाएगा, 49x प्लस 42 बराबर 8 छके 48x प्लस 8 छके 48। अब देखिए 49 में से 48x घट गया तो 1x बचा, और 48 में से 42 घटा तो 6 बचा, यानी x का वैल्यू निकल के आया 6। अब वर्तमान आयु देखिए, वर्तमान आयु कितना है? पुरुष का है 7 छके 42 और महिला का 6 छके 36, ये महिला का हो गया। और शादी के समय अनुपात कितना था? 4.3 था। तो शादी के समय 6 चौको 24 था पुरुष का, महिला का 36 18 था। अब इसमें से घटा लीजिए, किसी एक का भी घटा लीजिएगा तो निकल जाएगा। 42 में से 42 में से 24 जाए तो 18 होगा, और वहीं 36 में से 18 जाए तो 18 होगा। ठीक है, शादी के समय का ही उम्र यहाँ पूछ रहा है। ठीक है ना। उसके विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुए थे? तो आज से कितने वर्ष पहले हुए थे? तो 18 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, 18 वर्ष पहले हुआ था। तो इस तरह आज का डिस्कशन हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।